नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिलेटेड, किस तरीके से अपने गोल्स को पूरा करें, जो फंड्स चुने हैं वो ठीक है या फिर नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। आप हमें ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com और फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीसेंसी बायस। आमतौर पे ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो शायद आम इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं होगा, काफ़ी इन्वेस्टर्स को, लेकिन इसकी रेलेवेंस काफ़ी है, स्पेशली अगर हम म्यूचुअल फंड इवैल्यूएशन की बात करें। और क्योंकि योर मनी का पर्पस ना सिर्फ उलझनों को सुलझाना है बल्कि जानकारी को भी और एक्सपैंड करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रबलीन बताइए पहले तो कि ये रीसेंसी बायस एग्जैक्टली होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसकी, समझाइए। जी, नमस्कार दीपाली। मेरे ख्याल से ह्यूमन माइंड दीपाली हम लोग लगातार दिन भर में देखें तो इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, स्मॉल थिंग्स लाइक कि खाने में क्या बनना है, ऐसे लेके कि अगर कहीं बाहर जाना है तो कहाँ जाना है, आपने घूमने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, इन्वेस्टिंग बीइंग वन ऑफ देम। यानी कि हम लगातार डिसीजंस ले रहे हैं और कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे इस टाइम पे हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी इमोशनल क्वोशंट कैसी है, हमारे इर्द गिर्द कैसा माहौल है, और ये सारी चीजें जो डिसीजन मेकिंग की हैं ये हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस पे भी लागू होती हैं। तो ऐसे कुछ टाइम्स होते हैं जब शायद हम इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं, इमोशनल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उन डिसीजंस को लेते हैं। ऐसे डिसीजंस में आके जब हम कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस में आके जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको हम एक बायस का नाम देते हैं। और रिसेंसी बायस एक तरीके का बायस है दीपाली, जहां पे हम शॉर्ट टर्म इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए कि आपने 6 महीने में कोई घटना घटी, वो शायद आपको ज्यादा क्लियरली याद रहेगी रादर देन कि 6 साल में क्या हुआ। तो आपका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म इवेंट्स पे रहता है। अगर इसका एक उदाहरण लें तो हम फिल्म इंडस्ट्री या क्रिकेट को भी उठाएं तो अक्सर हम प्लेयर्स की या एक्टर्स की जो कोई रीसेंट परफॉर्मेंस होती है उस पर ज्यादा प्रभावित होते हैं रादर देन कि उनकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को देखें। तो यानी कि ये हर पहलू में लागू होता है। एंड इन्वेस्टिंग में रिसेंसी बायस होता है जब हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट को देख के अपने डिसीजंस लें। और इस शॉर्ट टर्म मूवमेंट का अच्छा और गलत दोनों प्रभाव हो सकता है। अधिक टाइम्स इसका गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम लोग या तो किसी एसेट क्लास से बहुत दूर भाग जाते हैं या उसको चेज करने लगते हैं। इसका एक उदाहरण दूंगी मैं दीपाली। अगर हम सोने को देखें, सो ईयर टू डेट सोना इस टाइम पे करीबन 55% से बढ़ चुका है। अगर हम सितंबर के महीने के एयूएम को देखें कि कितना पैसा सोने के फंड्स में आया, गोल्ड के ईटीएफ्स मतलब म्यूचुअल फंड्स में आया, तो करीबन 8,000 से ऊपर था। यही अगर हम पिछले सितंबर में देखें तो वो सिर्फ 1200 करोड़ के करीब था। और उससे पिछले साल देखें तो वो करीबन सिर्फ 175 करोड़ था। सो 175 करोड़ से 2 साल में 8,300 करोड़ की जो जंप है वो सोने की रीसेंट परफॉर्मेंस को देख के आई है। और ऐसे में हमें इक्विटी जैसी इन्वेस्टमेंट क्लास जिसने शायद ईयर टू डेट सिर्फ 8% का रिटर्न दिया, अगर हम निफ्टी 50 को देखें, वो हमें थोड़ी अगर हम बड़े आसान शब्दों में बोले, हम कई बार कहते हैं तो बोरिंग है, इससे बेटर तो हमें एफडी में मिल जाता है। तो जो रीसेंट मूवमेंट के बेसिस पे हमारे डिसीजंस इम्पैक्ट होते हैं उसको हम रीसेंसी बायस कहते हैं। ओके, इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है और क्या टिप्स आपकी तरफ से रहेंगी, क्योंकि आमतौर पे यंग इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनसे, जिनमें जो कि इमीडिएट रिटर्न्स को चेज करते हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या सजेशंस उनके लिए रहेंगे, क्या टिप्स, कितने साल का परफॉर्मेंस एटलीस्ट देखे, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं बेसिकली रीसेंसी बायस को? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपाली कि जब से सबसे पहले तो आई थिंक जब भी हम परफॉर्मेंस देख रहे हो, चाहे अच्छी या बुरी, कई बार शॉर्ट टर्म बुरी परफॉर्मेंस देख के हम उस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हैं और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट देख के हम उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला यही होगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, थोड़ा सा पॉज करें। आप अगर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के रिटर्न से प्रभावित हो रहे हैं
तो आप उसको थोड़े से लंबे टाइम पीरियड में चेक करिए कि उस इन्वेस्टमेंट ने पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में कैसा रिटर्न दिया है। जैसे अगर मैं अभी आपको एक उदाहरण दूँ तो एक कंजम्पशन फंड का है, जिसका 1 साल का अगर अभी हम एसआईपी का रिटर्न देखें तो सिर्फ 1.7% निकल के आएगा, करीबन 1.5 साल की एसआईपी का रिटर्न। पर वही अगर हम उसकी 5-6 साल की एसआईपी का रिटर्न देखें तो करीबन 19-20% है। यानी कि दीपाली हमें अपना समय लंबा करना है, सबसे पहली चीज़ इसको अवॉइड करने के लिए। सेकंड, थोड़ा-सा आप वेट करें, इंतज़ार करें एकदम से कोई डिसीज़न लेने से पहले। यानी कि अगर आपने थोड़ा-सा मन बना लिया है किसी निवेश से निकलने का या उसमें जाने का, तो भी थोड़ा पॉज़ करके उसकी तरफ आप एकदम से वो डिसीज़न मेकिंग मत करिए, जस्ट आप थोड़ा टाइम दीजिए उसमें। तीसरा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उससे थोड़ा-सा हताश हो रहे हैं, तब आप डेफिनिटली एक कंपैरिज़न करिए कि उस ओवरऑल एसेट क्लास में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो रीज़निंग जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। क्या पता जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है, वो आपको सही इंडिकेशन ना दे रही हो। और हम लोग ये अज़्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें पीछे 50% मिले हैं, तो हमें आगे भी 50% मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। और पीछे अगर -50 है तो आगे भी -50 रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। सो आप थोड़ा-सा इवैल्यूएट करिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। फोर्थली कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस रखिए। अगर आपका लंबे समय का पोर्टफोलियो है, तो साल 2 साल के थोड़े मीगर रिटर्न्स, कम रिटर्न से आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, फोकस आपका आपके गोल्स पे होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी एसेट एलोकेशन को ज़रूर रिव्यू करिए। क्या होता है कि जब मार्केट्स अच्छा करती हैं तब हमारा प्रेम इक्विटी की तरफ बहुत बढ़ जाता है और जब मार्केट्स बुरा करती हैं तब हम इक्विटी से बहुत दूर भागते हैं। उससे हमारी एसेट एलोकेशन जो टेबल होती है वो खराब हो जाती है। सो एसेट एलोकेशन को आप पीरियोडिकली चेक करें ताकि आप रिसेंसी बायस के प्रभाव में आके डिसीजंस गलत ना उठाएं अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, तो यहाँ पर तमाम बारीकियां समझाई हैं प्रबलीन ने इस टॉपिक से जुड़ी हुई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे रिटर्न्स एक्यूमुलेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ मिश्रा पहले व्यूअर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है। सिद्धार्थ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है और मेरी उम्र 25 साल है और मेरे पोर्टफोलियो का इस समय वैल्यूएशन 4.5 लाख है। 28,000 की एसआईपी कर रहा हूँ मैं। एसआईपी की डिटेल्स निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एंड एचडीएफसी मिड कैप। मेरा व्यू आगे आने वाले 25 साल का है। ओके, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सिद्धांत, आप यंग इन्वेस्टर हैं और 25 इयर्स की एज में से ही आप प्लानिंग करके चल रहे हैं। ऑलरेडी 4.5 लाख आपने इकट्ठा भी कर लिए हैं। अच्छी बात यह है प्रबलीन इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने बहुत क्लटर्ड शुरुआत नहीं की है। सोफिस्टिकेटेड, छोटा, स्वीट इनका पोर्टफोलियो है। एक मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप हैं। यही बस एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बाकी आप एनालाइज करके बताइए क्या सजेशन उनके लिए, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 12,000, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप 8,000, तो बहुत ओवर रिस्की इनका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। मिड कैप लिया हुआ इन्होंने एचडीएफसी का जो 8,000 पर मंथ है, 4.5 करोड़ के आसपास का इनका लक्ष्य है इन 25 इयर्स। एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 5% का। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपाली कि पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, सो बहुत अच्छी बात है। एंड इतनी अर्ली एज में शुरुआत की है तो आपको बहुत कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आपकी 28,000 की एसआईपी आप कंटिन्यू करते हैं और 5% का उसमें आप स्टेप अप करते हैं, जो बहुत अच्छा है। और आपका ये जो थोड़ा लमसम है ऑलरेडी 4.5 लाख का, इसके साथ आप 7.7 करोड़ नेक्स्ट 25 इयर्स में बना लेंगे, जो आपके अपने टारगेट अमाउंट से आप एक्सीड कर रहे हैं। पर सिद्धार्थ, आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आज का आप 4 करोड़ चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम मान लीजिए हमने 4 करोड़ से आपको 7 करोड़ मान लीजिए आप बना रहे हैं, उस टाइम का जो 4 करोड़ है वो आज के 93 लाख के बराबर होगा। और अगर आज का आपको 4 करोड़ चाहिए तो 6% इन्फ्लेशन पे एक्चुअली आपको 17 करोड़ जमा करने की जरूरत है आज के 4 करोड़ पाने के लिए, जो मुझे लगता है आप 7 करोड़ तो ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है आप वो भी शायद अचीव कर लेंगे, बिकॉज आपका होराइजन बहुत लंबा है। तो आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आप चलते रहिए और आप इस 4 करोड़ पे मत बल्कि फिक्स होइएगा। आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन एडजस्टेड 4 करोड़ कल को 17 के बराबर है। आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अपना मिड कैप जो एचडीएफसी का है उसको आप कंटिन्यू करिए। पर इतने लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है तो मैं थोड़ा पैसिव्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप एक लार्ज कैप में पैसिव फंड उठाइए, निफ्टी 50 इक्वल वेट।
अपने निपॉन स्मॉल कैप को, आपका जो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, आप उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको स्टॉप करके आप निपॉन का मल्टी कैप ले लीजिए जो आपको लार्ज, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर दे। और मोतीलाल का जो स्मॉल कैप है उसको भी आप स्टॉप करिए, अगेन पैसा पड़े रहने दीजिए और वहां पे आप माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ले लीजिए। सो एक लार्ज कैप इंडेक्स, एक मिड कैप में आपका एक्टिव फंड और स्मॉल कैप में पैसिव होगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा एक आपका मल्टी कैप फंड निपॉन का। इन 4 स्कीम्स के साथ आप आगे बढ़िए एंड बहुत ज्यादा आप अधिक बढ़ाइएगा नहीं, जब तक आपकी एसआईपी 40-50 हजार तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको मेरे ख्याल से और स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो क्लियरली आइडिया आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ। निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप से निकलना है। दोनों ही कैटेगरीज जो ऐड कर सकते हो हैं माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड और निपॉन का मल्टी कैप। 8 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले आप इकट्ठा कर लेंगे। तो ये सजेशन एक आपको दिया गया है ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत रिस्की भी ना रहे, प्रोटेक्टेड भी रहे और डिसेंट एक्सपोजर भी आपको मिले ताकि अच्छे रिटर्न्स का एक्यूमुलेशन आप कर सके। तो ये सजेशन है, इसके हिसाब से आपको बदलाव करने हैं। राजबीर सिंह हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। राजबीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम। मैम मेरा एक नमस्ते राजबीर जी, बताइए। टोटल वैल्यू फंड पोर्टफोलियो की 1280 मैम। ओके, और इसमें HSBC लार्ज एंड मिड कैप थी, इसको मैंने स्टॉप कर दिया मैम, पैसा उधर ही है, लेकिन इसकी जगह मैंने निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड चुना है। ठीक है। उसके बाद मेरी बंधन स्मॉल कैप SBI कॉन्ट्रा मोतीलाल ओसवाल हर महीने मंथली 25,500 मैम कट रहा पैसा मेरा, 10 साल का लक्ष्य है मेरा मैम। ओके, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12.5 लाख है या 8.5 लाख? 12,80,000 है मैम अभी फिलहाल। ओके, ऑलमोस्ट 13 लाख है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 13 लाख है, 25,000 की सिप है, 10% का एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है 5,000, बंधन स्मॉल कैप 5,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 5,000, SBI कॉन्ट्रा 5,000, HSBC लार्ज एंड मिड कैप रोक दी है सिप, पैसे उसमें अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन जो 5,000 HSBC लार्ज एंड मिड कैप से बचे ये इन्होंने निपॉन मल्टी कैप में डिप्लॉय करना शुरू किया है। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, जो बदलाव इन्होंने किया है वो कैसा है? 13 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू के साथ 10% स्टेप अप के साथ 10 साल में कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे? जी दीपाली, इनने मेरी सलाह इनको होने वाली थी कि अपना लार्ज एंड मिड कैप को स्टॉप कर दे, पर इन्होंने ऑलरेडी मल्टी कैप ऐड कर दिया है। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि ऑफकोर्स निपॉन का मल्टी कैप अच्छा है, पर इनको जरूरत नहीं है उसकी, तो मेरे ख्याल से उसको आप अभी स्टॉप कर दीजिए। आपको इतने सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स की जरूरत नहीं है, आपके पास प्योर मिड कैप नहीं है, तो HSBC लार्ज और मिड का जो पैसा है वो आप एक प्योर मिड कैप पैसिव फंड में डाल सकते हैं, निफ्टी 50 पैसिव फंड में। तो आपके पास स्मॉल हो जाएगा, कॉन्ट्रा लार्ज मिड है, फ्लेक्सी कैप आपके लार्ज कैप का काम कर रहा है और यहाँ पे आपके पास एक मिड कैप आ जाएगा। तो आई थिंक वो ज्यादा होलिस्टिक पोर्टफोलियो होगा आपका। सो आप मिड कैप का पैसिव फंड जोड़िए। आपकी 25,000 की SIP जा रही है, जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो आपकी अराउंड 13 लाख है और आप इस पूरे निवेश के साथ कल को अराउंड 1.2 से 1.3 करोड़ का 10 इयर्स में एक एक्यूमुलेशन कर पाएंगे अगर हम 12% की कैलकुलेशन से चले विद 10% स्टेप अप। इसमें 10% का स्टेप अप है, वो काफी इंपॉर्टेंट एक फिगर है। अगर आप अपना थोड़ा सा राजवीर से अगर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा पाएंगे, 10 से आप 15 साल कर लें, तो आप 1 और करोड़ बल्कि 1.5 करोड़ इसमें ऐड कर पाएंगे। आप 3 करोड़ के करीब जमा कर लेंगे, बिकॉज जो कंपाउंडिंग है जैसे समय बढ़ता है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन है कंपाउंडिंग का वो बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है। तो आप जितना लंबा रख सकें आप जरूर अपने पोर्टफोलियो को रखें, पर आपका 10 इयर्स में अराउंड 1.3-1.4 करोड़ एंड अगर 15 इयर्स रखा तो आप अराउंड 3 करोड़ प्लस बना लेंगे अपने लिए। ओके, तो सलाह आपको दी गई है, आपने निपॉन मल्टी कैप ऐड जरूर करना शुरू किया है, बट कंसीडरिंग जिस तरीके का एक्सपोजर ऑलरेडी आपका है, आपको निपॉन मल्टी कैप की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं या एक मिड कैप पैसिव फंड आप ले सकते हैं। तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। कितना एक्यूमुलेशन आप कर लेंगे वो तमाम डिटेल्स आपको प्रबलीन ने बताई। बात करते हैं अगले व्यूअर से। PK दास हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए ओडिशा से। दास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्ते सर, पूछिए सवाल। हाँ, मेरे पास वही जो आपके पास भेजा है वही 5 है फंड। हेलो
बताइए दास जी, आपकी ऑडियो मिल रही है? अच्छा अच्छा। उसमें मैंने वो अभी ये 2019 से चल रहा है 2000 करके कोटक मिड कैप, उसमें पोर्टफोलियो करीब है 4 लाख करीब है। बाकी सब ये न्यूली एडेड है, बाकी सब 1 साल हुआ है, कुल मिला के 5-6 लाख होगा पोर्टफोलियो। और एक मेरा इसमें ये पोर्टफोलियो सही है कि नहीं एक चीज़ है। दूसरी बात है, मैंने एक ऑनलाइन चिल्ड्रन प्लान ले लिया था मैक्स लाइफ का, 15,000 पर मंथ कटता है। इन्होंने मुझे गाइड किए थे कि 5 साल 9 लाख जमा करेंगे, 18 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, और आफ्टर उसके बाद 10 साल गैप दे देंगे, 15 साल जब बच्चे पढ़ने की टाइम आ जाएगा तो 1,28,00,000 हो जाएगा। वो मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है? चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। और कब से डाल रहे हैं आप इसमें मंथली 15,000? 1 साल से डाल रहा हूँ, पिछले सितंबर से। 50 ये ऑनलाइन चिल्ड्रन सेविंग प्लान मैक्स लाइफ का है। मैक्स लाइफ का है, ओके ओके। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ठीक है। ये जो टारगेट दे रहे हैं कि 1,28,00,000 होगा, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि 1 साल से और ये negative अभी तक 1,28,00,000 negative उन्होंने बनी। कितने सालों तक, कितने साल में बताया है आपको? 5 ईयर में जमा करूंगा, टोटल 9 लाख, 10 ईयर गैप रहेगा, फिर बच्चे की बोले जब 18 ओके। ईयर हो जाएगा। यूजुअली जिस तरीके से यूलिप काम करती हैं, करेक्ट। पूछ लेते हैं प्रवीण से, आपका सवाल मैंने समझ लिया। पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, 2,000 है मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स में 2,000, 2,000 HSBC स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप में 2,000। ये इनका एक्टिव SIP पोर्टफोलियो है, जहां पर 7 लाख रुपए की इनकी वैल्यू हो चुकी है। टोटल 13,000 रुपए का है, 5 साल का होराइजन है। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेविंग प्लान है, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान मैक्स लाइफ का 15,000 रुपए हर महीने यहाँ ये डिप्लॉय कर रहे हैं। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, 5 साल में 9 लाख देंगे, और फिर इनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कमिटमेंट किया गया है, जो यूजुअली प्लान्स में होता है। ये थोड़े स्केप्टिकल लग रहे हैं उस वादे के, तो जानना चाहते हैं क्या करें। बताइए प्रवीण, क्या सजेशन? जी, पहले इनके म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दीपाली। दास जी का 30,000 का SIP है विद 7 लाख का वैल्यू जो है, उसमें 5 फंड्स हैं इनके पास, सो अधिक ज्यादा फंड्स नहीं हैं, 2 मिड कैप हैं। इनका 5 इयर्स का इनने बोला है कि कितना कॉर्पस हो जाएगा, सो इनका जो SIP और लमसम है उसके साथ मिला के अगर हम 12% का रिटर्न लेके चल रहे हैं, आपको उससे ज्यादा मिल सकता है, पर 12% के रिटर्न पे इनको 23-24 लाख के जमा कर पाएंगे। क्योंकि इनका एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 13,000 ही डाल रहे हैं 5 स्कीम्स में, तो मुझे लगता है कि 2 मिड कैप्स की जरूरत नहीं है। अपना जो पैसिव फंड है उसको कंटिन्यू कर लें। कोटक मिड कैप को स्टॉप कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, बिकॉज होराइजन इनका ऐसा है 5 इयर्स का, तो थोड़ा सा लार्ज कैप टिल्टेड हम रख सकते हैं। ऑल्दो कोटक मल्टी कैप इज अ गुड फंड, सॉरी मिड कैप इज अ गुड फंड, तो पर उसको स्टॉप कर सकते हैं, मिड कैप इंडेक्स को अपना जारी रखें। सो यहाँ पे एलोकेशन 13 डाल रहे हैं, और स्वाति ये अलग से दीपाली ये अलग से एक 15,000 अपने स्कीम में डाल रहे हैं। इनने पहले इसमें लिखा नहीं था कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, बट हम यूजुअली देखते हैं दीपाली की कोई भी यूलिप्स हो, कोई भी जो ये बंडल प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो अगर दास जी इसका प्रॉपर पूरा नेम हमें भेज पाए, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में बता पाऊंगी कि ये इनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बट एक बार अपने जहां से भी इन्हें खरीदा है, अगर ये इसको स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली 3 साल तक को आपको पे करना होता है ताकि आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स मिले। तो अगर आप उस मिनिमल पीरियड को पे कर दीजिए और उसके बाद इसको स्टॉप करके, मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स एक सरल, ट्रांसपेरेंट और आसान तरीका है निवेश करने का। आप यूलिप्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ही ज्यादा फोकस करें, पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड प्लीज पता कर लीजिए कि जो इनका मैंडेटरी है यूजुअली वो 3 इयर्स रहता है। आप देख रहे हैं योमनी। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर से बात करते हैं। सुमन दास पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मतलब मैंने तो आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। मेरा जो कॉन्सर्न है वो 5 साल में 20 एंड बाकी जो मैंने भेजा है 15,000 और इन्वेस्ट करना है। मैं जितना सवाल आपका सुन पाई मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आपके 17,500 रुपए की सिप चल रही है मंथली। 5.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है।
और आपका 15 इयर्स का होराइजन है, राइट? और एक अच्छा, और तो एक जो फंड्स इन्होंने 5 साल में, हाँ बोलिए। 5 साल में 20 5 साल में 20 ओके। तो एसबीआई लार्ज मिड कैप 5000, 2000 एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप 3000, टाटा मिड कैप 2000, कोटक मल्टी कैप 2500, 3000 आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, यंग इन्वेस्टर है, 25 इयर्स एज है, 17,500 के मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 5,60,000 है। 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, प्लस आईसीआईसीआई अप्रूव रिटायरमेंट फंड में भी 2000 रुपये मंथली है। क्या सजेशन प्रवीण? जी, इनके पास काफी सारे फंड्स हैं ऑलरेडी दीपाली, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फंड्स पहले तो इनके छट सकते हैं। सो हम रिड्यूस करके 4 स्कीम्स पे आ जाएंगे। टाटा स्मॉल कैप को ये कंटिन्यू करें और कोटक मल्टी कैप को कंटिन्यू करें, उसमें थोड़ा सा एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, ये सब अच्छे फंड्स हैं। आईसीआईसीआई रिटायरमेंट सेविंग, टाटा मिड कैप, पर इन सब की अभी हमें जरूरत नहीं है, सो इन सबको हम स्टॉप करेंगे। जितना एसबीआई का इनका रकम है उसको एसबीआई के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में डाल दें और वहां पे एसआईपी करें, और जो टाटा मिड कैप का पैसा है वो टाटा के 150 इंडेक्स में डाल दें या फिर मोमेंटम इंडेक्स में डाल दें, जो भी ये कंफर्टेबल है। तो लार्ज और मिड में इनके पास पैसिव होगा, एक टाटा का स्मॉल कैप रहेगा और कोटक का मल्टी कैप। इन 4 स्कीम्स के साथ अपना पोर्टफोलियो ये आगे कंटिन्यू करें। जो एग्जिट करने की सलाह दी है दीपाली, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कि स्कीम्स खराब हैं, पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पोर्टफोलियो में ओवरलैप कई बार होते हैं, सेम फंड हाउस की ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा छाट रहे हैं। इनका क्योंकि 2000 आईसीआईसीआई रिटायरमेंट सेविंग फंड में भी जा रहा है, तो ओवरऑल 19,500 इनका जो जा रहा है, उससे ये 15 इयर्स में विद हिज एग्जिस्टिंग जो इनका लमसम है एक अच्छी रकम बना लेंगे। सो ये करीबन 1.25 करोड़ के करीब अपने 15 इयर्स में एक्यूमुलेट कर पाएंगे। एंड मेरे ख्याल से वो एक अच्छी रकम है, 1.3, 1.29 एंड 1.3 के करीब इनका जमा हो जाएगा, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स। ऑफ कोर्स अगर इससे ज्यादा रिटर्न्स इनको मिले तो पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा, पर इन 4 स्कीम्स के अलावा मेरे ख्याल से इनको जरूरत नहीं है। और अभी आने वाले समय में बस इन्हीं पे लगे रहें, इवन अगर मार्केट्स डाउन हो तो हताश होकर निकलना नहीं है अगर रिटर्न्स अच्छे ना दिखें तो। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बदलाव डेफिनेटली रेकमेंड किए गए हैं। 2 फंड है जहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप। बाकी 2 नए फंड सजेस्ट किए गए हैं जिसमें एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 है। बाकी सभी फंड से निकलने की सलाह है। तो बदलाव आपको बताए गए हैं, छोटा पोर्टफोलियो ताकि आपका रहे, ओवरलैपिंग ना हो कैटेगरीज में या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज में। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में। विजय राणा फरीदाबाद से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं। मंथली सिप है 5000 की, 10 इयर्स में कितना कॉर्पस हो पाएगा जानना चाहते हैं। 5000 के लिए 6 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1000 ईच, 500 टोटा गोल्ड ईटीएफ, टाटा सिल्वर ईटीएफ में 500। तो 500 में 1000 4 फंड्स में। बताइए प्रबलीन सजेशन। जी, ज्यादातर मैं पैसिव की सलाह देती हूँ, पर यहाँ पे मैं दीपाली बोलूंगी कि अभी अपने यूटीआई निफ्टी 50 को ये स्टॉप कर सकते हैं। उसका 1000 अपने एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में ही शामिल कर ले। उसी के साथ इनको आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज की इस टाइम पे जरूरत नहीं है, 10 साल का पोर्टफोलियो है, तो उसको मिड कैप में डाल दें। तो हमारे पास 2-2000 एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप में हो जाएगा, और इसके साथ 500 अपना ये गोल्ड एंड सिल्वर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टोटल 4 स्कीम्स के साथ आगे बढ़े, जिसमें 1000 इनका कमोडिटीज में हो गया और टोटल 4000 इनका इक्विटी में हो गया। इसके साथ अगर ये अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये एसआईपी इनको 11 लाख जमा करके दे पाएगी, जो 5000 की है इन द 10 ईयर पीरियड, अगर हम 12% का रिटर्न लगाएं। पर अगर दीपाली ये थोड़ा 10% का स्टेप अप कर ले तो ये 16 लाख तक भी जमा कर लेंगे। पर मेरे ख्याल से इस स्टेज पे अगर ये अपनी ओवरऑल एसआईपी 10,000 तक खींच सकते हैं और उस पे 10% का स्टेप अप कर सकते हैं, तो ये करीबन 33 लाख भी जमा कर लेंगे 10 साल में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप अपने निवेश को जरूर बढ़ाने की कोशिश करिए। एंड इस स्टेज पे आपको इन 4 फंड्स के अलावा जरूरत नहीं है, आप इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है। चलिए, सवाल तो इतने शामिल करेंगे प्रबलीन।
आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग फंड्स जो आपने पिक किए हैं, बेसिकली आपकी चॉइस के हिसाब से जो व्यूअर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें उनके लिए कौन से फंड्स रिकमेंड करेंगी? जी, सो पहला है दीपाली निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। आप किसी भी फंड हाउस का ले सकते हैं। डीएसपी इसमें ओल्डेस्ट है, जो आपको टॉप 50 का कंपनीज का इंडिया में एक्सपोजर देता है इन इक्वल प्रोपोर्शन। सेकंड है आपका निपॉन का मल्टी कैप फंड, जो आपको लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर देगा। तीसरा है इस टाइम पे, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया में अभी भी जो कंजम्पशन के फंड्स हैं दे हैवंट पिक्ड अप और काफी बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है, तो एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड जो एक थीमेटिक फंड है। और चौथा हाइब्रिड सेगमेंट से है उनके लिए जिनका मे बी अराउंड 4 to 5 इयर्स का होराइजन है, थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली कम लेना चाहते हैं प्योर इक्विटी के कंपैरिजन में, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड देख सकते हैं, जो 65% तक इक्विटी में हमेशा रखेगा। उसके अलावा वो डेट भी रखता है। सो इन फंड्स में से जो आपको सूटेबिलिटी है उस हिसाब से आप किसी एक या दो फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। ओके, चलिए शुक्रिया आपका प्रबलीन आने के लिए शो में और ये फंड्स रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, सिंधी की आवाज पर।